शहर के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेज सोशल साइंसेज में उस साल नया सेशन शुरू हुआ था। छात्र छात्राओं से भरा कैंपस, नया माहौल, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग और उन्हीं के बीच आरव द्विवेदी, एक शांत, सरल और संकोची स्वभाव का लड़का जो गांव से आया हुआ था। चेहरे पर विनम्रता और बातों में संकोच। वह किसी से नजर मिलाकर बात भी न करता, न बेवजह बोलता। पहले ही दिन जब वो कॉलेज कैंपस में दाखिल हुआ तो शहर की चमकदार दुनिया उसे पराई सी लगी। उसकी दुनिया मिट्टी से सनी थी। यहाँ हर चेहरा चमकता था और उन्हीं चेहरों में सबसे तेज और घमंडी चेहरा था रियाम मल्होत्रा का। पैशन, एटीट्यूड और पैसे की मिली जुली जीवित मूर्ति। रिया उस कॉलेज के रहित छात्रों की लीडर मानी जाती थी। महंगे ब्रांड्स, इंस्टा पर लाखों फॉलोअर्स और उससे भी ज़्यादा उसका आत्मविश्वास, जो कई बार घमंड में तब्दील हो जाता था। उसे हर वो इंसान चुभता था जो उसकी टक्कर का न हो। लंच टाइम में कैंटीन के पास हुई एक घटना ने पहली बार रिया और आरव को आमने सामने ला दिया। एक सीट बची थी और आरव वहीं बैठ गया। कुछ सेकंड बाद रिया वहां आई और तिरस्कार से उसे देखा। एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ बैठे हो? आरव ने विनम्रता से उठते हुए कहा। आप बैठ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिया ने हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, देखिए गांव वाले कितने शरीफ होते हैं, बोलने से पहले ही डर जाते हैं। वो बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन से रिया को मज़ा आने लगा। आरव को छेड़ना, नीचा दिखाना। कॉलेज की लाइब्रेरी से लेकर सेमिनार तक वह हमेशा उसका मजाक उड़ाती, लेकिन आरव का बर्ताव कभी आक्रामक नहीं होता। उसके चेहरे पर हमेशा वही शांत भाव रहता, मानो उसे किसी बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। लेकिन उस शांति के भीतर क्या था, यह किसी ने नहीं जाना। कॉलेज के पास ही एक पुराना बंगला था, रावल हाउस। बंद, सुनसान और बदनाम। कहा जाता था कि वहाँ एक आत्मा का साया है। 20 साल पहले किसी छात्र की हत्या हुई थी उस घर में और तब से वह घर वीरान पड़ा था। एक दिन रिया ने अपने ग्रुप में एक चैलेंज रखा, जो भी सबसे बहादुर होगा वो राहुल हाउस में रात बिताकर दिखाएगा। सभी हंस पड़े, डर गए, पीछे हट गए, लेकिन रिया नहीं। मैं खुद जाऊंगी और ये कोई भूत वूत नहीं, सिर्फ ढकोसला है। और फिर उसने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आरव, तुम भी चलोगे मेरे साथ या डर जाओगे? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र रिया की आंखों में डाली और हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान पहली बार रिया को असहज कर गई। इसमें कुछ था जो उसे समझ न आया। रात 11 बजे रिया अपने कुछ दोस्तों के साथ रावल हाउस के बाहर पहुंची, लेकिन जब गेट के अंदर जाने की बारी आई तो सब धीरे धीरे दूर हो गए। रिया अकेली अंदर गई, हाथ में टॉर्च, बैग में कैमरा और दिल में घमंड। बंगले के भीतर हवा नहीं, सन्नाटा। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर चलती हुई पुरानी पेंट और फर्श पर फंसी हुई धूल। उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार डगमगा रही थी। तभी उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा अध खुला था। वह अंदर गई। वहाँ कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना शीशा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें खुद को देखा, एक क्षण को ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। वह पीछे मुड़ी, कोई नहीं। फिर से शीशा देखा। अब उसमें खुद की जगह किसी और का अक्ष था। वह अक्ष एक युवक, लहूलुहान आंखें, नोचा हुआ चेहरा और होठों से टपकता हुआ खून। रिया ने चीख मार दी और शीशे को तोड़ डाला। शीशा टूटते ही कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई। टॉर्च बुझ गई। सन्नाटा और अंधेरा गाढ़ा हो गया। किसी की सांस लेने की आवाज़ें अब रिया के बेहद पास सुनाई दे रही थी। वह भागी, दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन जाम हो चुका था। तभी दीवारों पर खून से कुछ शब्द उभरे, मुझे मिटा दिया गया था, अब मैं मिटाने आया हूँ। रिया जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी। कोई है, प्लीज़ बाहर निकालो मुझे। उसकी आवाज़ जो हमेशा दूसरों को दबा देती थी, अब खुद डर के नीचे दब चुकी थी। राहुल हाउस का वो कमरा जहाँ सिर्फ अंधेरा था और दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द अब उसे निगलने को आतुर लग रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ी, घुटनों में मुंह छुपाए हाँफने लगी। उसके कान में किसी की फुसफुसाहट गूंजी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वह डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह का उजाला फैला तो कॉलेज में अफवाह उड़ चुकी थी। रिया को किसी ने रावल हाउस से बेहोश
निकाला। लोगों ने कहा शायद कोई नशा कर लिया हो या सिर्फ डर गई हो, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। कॉलेज में अब वह चुपचाप बैठती, न किसी पर कमेंट न एटीट्यूड। वो बार बार मुड़कर देखती जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। किताबों में भी अब उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई थी, पर एक चीज़ ने सबको चौंका दिया। उसने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट चुना, वही विषय जिसमें आरव ने टॉप किया था। एक दिन लाइब्रेरी में जब वह किताबें पलट रही थी, आरव उसके सामने बैठ गया। तुम डर गई हो? रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी गंभीरता थी। तुम्हें नहीं लगता उस रात तो कुछ था वहाँ? आरव शांत रहा, फिर बोला, जो लोग अपने अहम को ही अपना अस्तित्व मानते हैं, उन्हें जब कोई आईना दिखाता है तो वो डर जाते हैं। रिया की आंखें भर आई। क्या तुमने कभी उस बंगले में कुछ महसूस किया है? आरव ने सिर्फ इतना कहा, महसूस किया नहीं, देखा है बचपन से। रिया चौंकी, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन आरव उठ गया। कुछ चीज़ें किताबों से नहीं सीखी जाती रिया, उन्हें जीना पड़ता है। उस रात रिया को फिर से बुरे सपने आए। वो फिर से उसी कमरे में थी, वही शीशा, वही लड़का। इस बार तो चेहरा और साफ दिखा, वही जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन कैसे? आरव तो जिंदा है, वह तो कॉलेज में पढ़ रहा है। रिया पसीने से लथपथ हो उठी और तय किया कि अब उसे सच्चाई जाननी होगी। अगली सुबह वह सीधे शहर के रिकॉर्ड ऑफिस पहुंची और राहुल हाउस से जुड़े पुराने दस्तावेज निकलवाए। एक फाइल में उसे 2003 की खबर मिली। राहुल हाउस में एक युवक की हत्या, आशुतोष आर्य जिसका नाम था, गांव से आया छात्र, एक अमीर लड़की के प्रेम में फंसने के कारण पीट पीट कर मार दिया गया। केस बंद, सबूत नहीं मिले। रिया के हाथ कांपने लगे। फोटो पर नजर गई, चेहरा धुंधला था लेकिन आंखें वहीं की वहीं जो उसने सपने में देखी थी। वह भागती हुई कॉलेज पहुंची और आरव को ढूंढा। तुम कौन हो? आरव मुस्कुराया, एक आम इंसान जैसे तुम सोचती हो या शायद नहीं भी। रिया अब डर से भर चुकी थी। तुम कौन हो? सच कहो, तुम ही हो आशुतोष? आरव ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। उसका अधूरा काम, उसका दबा हुआ गुस्सा अब मेरी चेतना में है। रिया अब पसीने पसीने हो गई। क्या मतलब? तुम कोई भूत हो? आरव शांत रहा, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। तुम्हारी दुनिया में जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता। उस रात कॉलेज की दूसरी छात्रा नेहा गायब हो गई। आखिरी बार वो रावल हाउस के पास देखी गई थी रिया के साथ। पुलिस जब पूछताछ करने आई तो रिया ने घबराहट में सच कह दिया, वो मेरे साथ थी। लेकिन वो अंदर गई और फिर नहीं निकली। पुलिस जब रावल हाउस पहुंची तो एक कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया मगर कमरा खाली था, सिवाय दीवार पर खून से लिखे इस वाक्य के, प्यार को मारा था, अब घमंड की बारी थी। नेहा कभी नहीं मिली। कॉलेज में डर फैल गया। रिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे खुद पर विश्वास नहीं रहा, अपने साये से डरने लगी थी। उसने अपनी फैमिली से कहा, मुझे बाहर भेज दो, मैं अब नहीं रह सकती यहाँ। लेकिन पिता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बस 1-2 दिन की बात है, तुझे चक्कर आ गया होगा, अब ज़्यादा ड्रामा मत कर। रिया अकेली महसूस करने लगी थी, लेकिन उसके चारों ओर कोई लगातार था, जैसे हवा में भी कोई निगरानी कर रहा हो। उस रात उसने आरव को कॉल किया, कृपया मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आरव ने कहा, अगर सच जानना चाहती हो तो कल रात फिर से रावल हाउस जाओ अकेले। रिया कांप उठी, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। रात 11 बजे हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन रिया के माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने खुद को मजबूती से खड़ा किया और फिर रावल हाउस की ओर निकल पड़ी। वो दरवाजे तक पहुंची, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गेट खुला हुआ था, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रिया अंदर दाखिल हुई। हर कदम पर उसकी आत्मा कांप रही थी, लेकिन अब डर से ज़्यादा उसमें जलने की जिद थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारें अब ज़्यादा भयानक दिख रही थी, कहीं चिलते चेहरे, कहीं खून के धब्बे। वह सीढ़ियाँ चढ़कर उस कमरे में पहुंची जहां पहली बार उसे आत्मा का अक्स दिखा था। दरवाजा पहले से ही खुला था, अंदर वही टूटा हुआ शीशा, लेकिन अब उसके सामने खड़ा था आरव। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने बुलाया था क्यों?
आरव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ताकि तुम भी जान सको उस लड़के की कहानी जिसे इस दुनिया ने कुचल दिया। फिर वह मुड़ा और उसकी आंखें, अब वो आंखें आरव की नहीं थी, वे आंखें थी किसी और की, गहरे गावों से भरी, दर्द और आक्रोश से भरी हुई। मेरा नाम था आशुतोष आर्य, आवाज़ गूंजती हुई निकली। मैं एक गाँव से आया था इसी शहर में पढ़ने, कुछ बनने, लेकिन यहाँ मुझे मिला सिर्फ तिरस्कार, अपमान और अंत में मौत। रिया अब सांस रोके खड़ी थी। क्या तुम उसकी आत्मा हो? आरव की देह अब कांपने लगी और उसकी आत्मा में से दूसरा शरीर बाहर आ रहा हो। नहीं, मैं उसका पुनर्जन्म नहीं हूँ, नहीं भूत, मैं उसकी चेतना हूँ जो मरकर भी जीवित रही। हर अपमानित आत्मा, हर दबा हुआ गांव अब शब्द नहीं पाता, वो चेतना बन जाता है, और वो चेतना मेरी आत्मा में बस गई है। रिया अब रोने लगी। मैंने क्या किया है? आरव, किस चेतना बोली, तुम वही गलती कर रही थी जो उस लड़की ने की थी, जिसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, लेकिन तुम दूसरों के दर्द पर हंसती रही, अहंकार की चादर में लिपटी इंसानियत को भुला बैठी। रिया घुटनों पर गिर गई। मैं बदल चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। आरव की आंखों में अब एक पल के लिए नमी उभरी। क्या तुम सच में बदलना चाहती हो? क्या तुम सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखती हो? रिया ने सिर झुका दिया। हाँ। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। एक गुप्त दीवार खुली और उसके अंदर दिखा एक लकड़ी का संदूक। रिया ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें थी एक डायरी और कुछ तस्वीरें। डायरी में आशुतोष ने लिखा था, अगर कभी कोई मेरी कहानी को समझे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर घमंड फिर उभरा तो मैं लौटूंगा बार बार। उसके साथ थी तस्वीरें आशुतोष और उस लड़की की जिसके कारण उसकी हत्या हुई थी, और वह लड़की हूबहू रिया जैसी ही दिखती थी। रिया के हाथ से डायरी गिर गई। मैं क्या वही हूँ? आरव बोला, नहीं, तुम उसकी छवि हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें दूसरा अवसर दिया है इस चेतना को मुक्त करने का। रिया रोती हुई बोली, क्या मैं कर सकती हूँ कुछ भी? आरव ने दीवार की तरफ इशारा किया। इस बंगले में एक जगह है जहाँ मेरी लाश को बिना नाम के दफनाया गया था। अगर तुम सच में पछता रही हो, इंसानियत की इज्जत के साथ बाहर निकालो और एक नाम दो। अगले दिन पुलिस और प्रशासन के साथ रिया को द्रावल हाउस ले गई। उसने सबूत दिखाए, डायरी, तस्वीरें और गुप्त कमरा। पुलिस ने खुदाई करवाई और वाकई एक कंकाल मिला जो 20 साल पहले लापता हुआ था। अब केस फिर से खुला। प्रशासन ने उसे न्याय दिलाने की घोषणा की। रिया ने अपने खर्च पर अंतिम संस्कार करवाया और वहाँ एक पत्थर रखवाया। यहाँ विश्राम कर रहा है आशुतोष, जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया लेकिन अब कभी नहीं बुलाया जाएगा। आरव उसी दिन कॉलेज से गायब हो गया। ना कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ना कोई पता। रिया ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं न मिला। एक दिन नए कॉलेज में एक नई लड़की दाखिल हुई, स्टाइलिश, बोल्ड, लेकिन अपनी आंखों में एक डर लिए। वह दूसरों पर हंसने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसके कदम रुक जाते। क्लास में उसने एक लड़के को देखा, शांत, सरल, वही पुराना रूप आरव। लेकिन जब उसने नाम पूछा तो जवाब मिला, नाम मायने नहीं रखता, चेतना ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? जिसमें डर था, रहस्य था, एक आत्मा थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।